नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। अंदेशा लगाया जा सकता है कि संभवतः उत्तर प्रदेश चुनाव में इन रुपए का इस्तेमाल हो सकता है। जीआरपी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आयकर विभाग को इसकी सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर जीआरपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन से 2 युवक हवाला का कुछ रुपए लेकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद जीआरपी की टीम अलर्ट हुई और उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदिग्ध युवकों पर अपनी नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति कुछ बड़ी रकम लेकर और संपर्क क्रांति से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर जब हमने अपना स्टाफ लगाया और चेक किया तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जाने के समय पर 2 व्यक्ति जिनके नाम अजय गोगिया जो सिविल लाइन का रहने वाला है और मनीष राजपाल जो महानद्दा के रहने वाले हैं, ये दोनों ही व्यक्ति जो प्लाईवुड और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इन व्यक्तियों के पास रखे सामान की जब चेक किया गया तो इनके पास नकदी 72 लाख रुपए, जिसमें से 20 लाख रुपए अजय गोगिया अपनी कमर में बांधे हुए था बिल्डोरिया में, कुल मिलाकर 72 लाख रुपए की रकम इनसे जब्त की गई है। इनसे जब पूछा गया इसके दस्तावेज वगैरह के बारे में तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ना ही कोई दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किए, सिर्फ अपने व्यापार के सिलसिले में दिल्ली ले जाना बताया है। इनसे ये रकम जब्त कर आयकर विभाग की अनुसंधान विंग को इसकी सूचना दे दी गई है। उन लोगों ने भी अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और जीआरपी द्वारा इसके पहले भी कई बार इस तरह की रकम पकड़ी जा चुकी है और सभी में इनकम टैक्स द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है। भैया, ये मुख्य किसको दे रहे थे, पैसा किसका है, कुछ इसमें? ये इनका अभी जो हमने जानकारी ली है इनसे, इनका कहना है कि दिल्ली में ये अपने व्यापार के सिलसिले में जाते हैं और चांदनी चौक, करोल बाग जैसी जगहों पर इनका व्यापार से संबंध है। किसी पर्टिकुलर फर्म का नाम तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन व्यापार के सिलसिले में ये रकम लेके जाना इनके द्वारा बताया गया। जबलपुर मदन महल पुलिस ने एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ आपत्तिजनक अप्राकृतिक तरीके से यौन उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता पत्नी की शिकायत के आधार पर आरोपी पति शरद सिंघई के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मदन महल क्षेत्र में रहने वाले शरद सिंघई उम्र 50 वर्ष का विवाह 35 वर्षीय एक महिला के साथ जुलाई 2021 में हुआ था। आरोपी की पत्नी, जो कि ठीक तरीके से देख नहीं सकती है, उसका फायदा उठाकर आरोपी उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करता था। पत्नी द्वारा इस कृत्य का कई बार विरोध किया गया, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती यह कृत्य करता रहा। पति के इस कृत्य से परेशान होकर पत्नी ने उसकी शिकायत मदन महल थाने में कर दी। कल पीड़िता ने शिकायत की थी, उसके पति हैं शरद सिंघई। उन्होंने अभी जुलाई में विवाह किया था। महिला थोड़ा सा देखने में अक्षम है, उसको दिखाई ढंग से नहीं देता, तो उसके संग अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, तो इसलिए 370 का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें एक बात और देखने वाली आ रही है आजकल देखने में कि जितने भी 498 के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, इनमें सब में 377 की रिपोर्ट भी आ रही है साथ में। तो थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं इसमें स्क्रूटनी करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी ये शादी उम्र क्या है इनकी और किस परिस्थिति में इनकी शादी हुई है, क्या बैकग्राउंड है? ये आरोपी की उम्र लगभग 50 वर्ष की है और पीड़िता लगभग 35 वर्ष की है। बैकग्राउंड क्या है? वर्किंग फैमिली? हाँ, हाउसवाइफ है। उसको थोड़ी सी पीड़िता को देखने में प्रॉब्लम है आँख से, और इसी चीज़ का लाभ उठा के इसके द्वारा। आरोपी क्या करता? आरोपी का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, फोटोग्राफर था पहले, अभी भी कहीं कहीं फोटोग्राफी का उनको कांटेक्ट लेके काम करते हैं। गिरफ्तारी हुई? हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबलगढ़ जिला मुरैना के कलारस में आज रात को गायों से भरा कंटेनर पकड़ा गया। ड्राइवर चकमा देकर भाग गया। कंटेनर जब्त किया गया। गौ सेवा भारती वार्ड नंबर 2 बसई स्थित गौशाला के सामने विश्व हिंदू परिषद, रामादलम और हिंदू समाज के कई लोग धरने पर बैठे हैं। इसी विषय में हम यहाँ रामादलम के से संस्थापक जी से बात करते हैं कि इनका
क्या मुद्दा और किस वजह से ये धरने पे बैठे हैं? आज सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कम से कम 500 से 600 गोवंश के शव प्राप्त पड़े हुए हैं। जब हम आके देखा तो हमारे आत्मा चित्कार गई है। वहाँ वास्तव में गायों की स्थिति इतनी मतलब मृत गाय पड़ी हुई हैं और संख्या कम से कम 1000 से ऊपर, हमें 500 की सूचना थी लेकिन 1000 से ऊपर है और ये की हत्याएं की गई हैं। और हम बिल्कुल प्रशासन से चाहते हैं कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए, ये गौशाला तत्काल प्रभाव से बंद हो। यहाँ के रहवासी इतना परेशान है कि यहाँ बदबू के हमारे लोग रह नहीं सकते और आजू बाजू में बीमारी भी फैल रही है। और सबसे खास बात कि जिस गौ माता को शासन, प्रशासन, देश, संविधान माता का दर्जा देता है, हिंदू समाज माता का दर्जा देता है, उनकी इस प्रकार की बेकदरी की गई है। इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए और जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। जय जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जनक सिंह राजपूत भी यहाँ पर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। बताइए आप थोड़ा। हाँ, ये गौशाला जो है बसई बैरसिया में है और नगर के करीब में है। पहली मांग ये है कि इसको यहाँ से तुरंत हटवाई जाए और इस प्रकार का ये गौ हत्या का कार्यक्रम जो चल रहा है कई वर्षों से चल रहा है और कई लड़कों पे झूठे मुकदमे कायम कर दिए। इनको मुकदमा वापस लिए जाएं, ये हमारी मांगे हैं और जो इसका संचालन करता है उसको तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जय जय श्री राम। श्री राम। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। भले ही लोगों पर संक्रमण का दुष्प्रभाव कम नजर आ रहा है, लेकिन आंकड़ों में कमी भी आती जा रही है। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण से रांची थाने का स्टाफ भी अछूता नहीं रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची थाने में पदस्थ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्टाफ के संक्रमित होने की सूचना पर रांची थाना एक्टिव मोड पर आ गया है। एक और जहां संक्रमितों को होम क्वारंटाइन करवा दिया गया है, वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले अन्य स्टाफ को भी टेस्ट करवाने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 की पहली लहर, दूसरी लहर पहले से दूसरी घातक थी, तीसरी लहर के रूप में जो कोविड-19 का भी महामारी के रूप में जो प्रकोप चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रंट लाइन को पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज भी लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, जिसमें हमारे थाने का स्टाफ भी है। 65-70 का स्टाफ यहाँ पर है और उसमें से जो है लगातार 5-6-7 जो है कोविड-19 से ग्रसित लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जो भी लगातार घर पर आराम कर रहे हैं इलाज लेकर के। ठीक है, सभी से लगातार बातचीत हो रही है। इस दौरान ये बात देखने में आई है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा है और चूँकि ठंडी ज़्यादा है इस वजह से आमजन को, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी को इस अत्यधिक ठंडी के कारण जो है सर्दी, जुकाम, बुखार भी आ रहा है और इस दौरान जो जांच हो रही है उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इससे कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हो रही है और उपचार के दौरान जो है लगातार सुधार भी हो रहा है। कोविड-19 की इस महामारी में हम सभी आमजन और पुलिस वाले सभी हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये अभी लगातार जारी रहेगा। सेन समाज ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। विनोद सेन ने बताया कि 2013 मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर सभी योजना का लाभ देंगे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी सेन समाज के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर जल्द सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो हम सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। विनोद सेन, अध्यक्ष के शिल्पी संगठन मध्य प्रदेश। मेरा नाम विनोद सेन है, मध्य प्रदेश के शिल्पी कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। 2013 में 29 जनवरी को सेन समाज की केस शिल्पियों की पंचायत बुलाई थी शिवराज सिंह चौहान ने और इधर बहुत सारी घोषणाएं की थी। वो एक भी घोषणा पूरी नहीं की है इन्होंने। मुख्य घोषणा बता दीजिए। अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा थी, हमारी समाज के बच्चों को इधर छात्रवृत्ति देने की घोषणा थी, हमें इधर जगह चिन्हित कर इधर सैलून का कार्य करने की घोषणा थी, हमारी समाज को इधर बीमा कराने की घोषणा थी, हमारे लिए इधर प्रशिक्षण देने की घोषणा थी, हमारी समाज के लिए इधर मांगलिक भवन बनाने की घोषणा थी प्रत्येक जिले में। वो आज तक कोई पूरी नहीं हुई है, सिर्फ गुमराह किया गया है सेन समाज को। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी घोषणा पूरा करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और इधर सेन समाज एक
वो समाज है इधर समाज लेवल पे अंतिम छोर से इधर प्रथम छोर के व्यक्ति तक संपर्क में रहता है, क्योंकि इधर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रचारक कोई कौम है तो वो सेन समाज है। उसको गुमराह करा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बहुत सारी घोषणाएं की, मैं आपको बताता हूँ ये घोषणाएं। सबसे पहले वो जो है ना, इन्होंने कहा था कि जो इधर दाढ़ी कटिंग का काम करते हैं फुटपाथ पर, उनको हम इधर कार्नरों पे गुमटियाँ देंगे, जगहें देंगे। आज भी आपने देखा होगा, आप लोग आए होंगे तो रास्ते में इधर किसी भी पेड़ के नीचे हमारी समाज के बंधु इधर बाल काटते हुए दिख जाएंगे। किसी को कोई जगह नहीं दी, सिर्फ गुमराह किया। नंबर 2, और इधर सबसे बड़ी समस्या हमारी कौम की इधर वो न ग्रामीण क्षेत्र में है कि हमारी कौम के आदमी इधर वो न घर घर जाकर बाल कटिंग का काम करते हैं। उनको इधर कोई भी इधर सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही इधर सम्मान से जीने की स्थिति में है। और एक इधर सबसे बड़ी बात थी कि 2007 में जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में सेन समाज को अनुसूचित जाति में इधर शामिल करने के लिए एक अशासकीय प्रस्ताव पास हुआ था। इन्होंने वही घोषणा की थी कि हम इसको इधर पॉजिटिव करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, पर आज तक वो वहीं का तहीं पड़ा है प्रस्ताव। नंबर 3, हमारी कौम के युवा युवतियों के लिए इधर प्रशिक्षण देने का काम का बोला था इन्होंने कि अच्छे स्तर पर हम इनको प्रशिक्षण देंगे, फिर अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छे पार्लर वगैरह चला सकेंगे। वो भी कुछ नहीं किया इन्होंने लोगों ने। और इधर केस शिल्पियों का पंजीयन कार्ड की बात कही थी, तो आज तक इधर पोर्टल बंद है, MP ऑनलाइन का पोर्टल बंद है, आप भी देख सकते हो, कोई भी कार्ड नहीं बन रहे हैं केस शिल्पियों के। और हमारी सेन समाज के आराध्य देव सेन जी महाराज की इधर जन्मस्थली बाधवगढ़ में है। वहाँ कहा था हम इधर 2.5 करोड़ रुपए का स्मारक बनवाएंगे, वो भी वैसा का तैसा पड़ा हुआ है, कोई स्मारक नहीं बना है। हर जिले में इधर सेन समाज के लिए इधर मांगलिक भवन बनवाएंगे, वो भी एक भी मांगलिक भवन नहीं बना है। सेन समाज के लिए इधर लोन दिलवाएंगे, उसकी इधर सब्सिडी सरकार भरेगी, गारंटी भी वो देगी, उसका भी कुछ नहीं हुआ जहाँ की तहाँ है। आज सेन समाज के लोग इधर वो है ना कोरोना काल में इधर दाढ़ी कटिंग का जो है ना काम करते हैं, इधर डायरेक्ट आदमी के उसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं। वो उनका बीमे का कहा था, वो भी बीमा भी किसी का नहीं कराया गया है। केस शिल्पियों को इधर सामाजिक सुरक्षा देंगे। आपने अमूमन देखा होगा 8-15 दिन में हमारी समाज के लोगों को इधर जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में इधर प्रताड़ित करते हैं सामाजिक तौर पे। उनको भी कहा था सुरक्षा देने का, उसको भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। केस शिल्पियों के जो सैलून का काम करते हैं हमारे, कोई भी कौम के हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हों चाहे हम लोग आते हों, उनसे बोला था कि हम इनके लिए इधर छात्रवृत्ति देंगे, विशेष छात्रवृत्ति, वो भी छात्रवृत्ति नहीं हुई है। और जो इन्होंने बनाया था केस शिल्पी मंडल, वो भी ज्यों का त्यों पड़ा है, ना ही तो किसी को बनाते ना ही उससे काम लेते। ये हमारी मांग। इन्होंने टोटल ही गुमराह करा है सेन समाज को। और वहाँ पे इधर बहुत भावबाई लूटी थी इन्होंने कि हम आपके हैं और अब ये है वो ने बहुत सारी बात है। ये हमारी मांग है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय जहांगीराबाद पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया नवनिर्मित शिल्प उपवन का लोकार्पण। होमगार्ड मुख्यालय में बनाया गया है नवनिर्मित शिल्प उपवन का होमगार्ड और आपदा प्रबंधन DG पवन जैन सहित होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमारा जवान क्या है कि हर क्षेत्र में काम कर रहा है। दूसरा, शिल्प जो उकेरी गई है पत्थर पर, हमारे ग्रंथ उकेरे गए, भगवान उकेरे गए। जैसा मैंने भी कहा था कि उनका काम बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। हर परिस्थिति में संघर्ष, परिस्थिति जब खिलाफ हो तो मन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और मन जब मजबूत होता है तो परिस्थिति अवसर बन जाती है। ऐसे अवसरों को हमारा जवान तलाश है, ये प्रेरणा है। सर, पता कि कल से खुलने वाले हैं, फैसला हुआ है बैठक में कि कल से स्कूल खुलेंगे, विशेषज्ञों से होंगे।
शायद शिक्षा मंत्री जी उसकी औपचारिक घोषणा करेंगे, जो भी निर्णय हुआ हो। अभी मैं कह दूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर, दिसंबर में आपने ऐलान किया था कि 3 साल का कॉल ऑफ रहेगा, इनको बैठाया नहीं जाएगा, जो होमगार्ड के जवान हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन उनको आदेश होने लगे हैं, उनको दो महीने के लिए नहीं, अगर ऐलान किया है तो वही होगा। 3 साल में है तो 3 साल में ही होगा वो। अगर है तो बताएं, एक आध मामला होगा, अपवाद हो सकता है तो बताएं, ठीक करेंगे। तो ऐलान के बाद में 1-2 मामले आप ही बता पा रहे हैं तो इससे आप समझो, बाकी 99 में तो काम हो ही रहा है। कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा, अपर मुख्य सचिव राजेश सजोरा जी, पुलिस महानिर्देशक विवेक जौहरी जी, महानिर्देशक श्री पवन जैन जी, उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गण, महानुभावों, मीडिया के मित्रों, राजेश सजोरा जो को जो सुनता था तभी मिश्रा जी ने बोला, उसी तरह होमगार्ड में भी शायर होते हैं, ऐसे पहली बार मेरे को जानना मिला। गरीबों के आंसू नहीं बहने देंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के गैस राहत कॉलोनी में जो 18 से 19 मकानों को सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है, वहीं उस चीज का पता चलते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद जहीर और शाहरुख पठान उत्तर विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे और भोपाल जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कार्यवाहक अध्यक्ष परवेज खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शाहिद अहमद साहब, रिजवान खान, अन्य कार्यकर्ता साथियों ने और लोगों ने मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। मोहम्मद जाहिर ने बड़े ही सरलता से आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार से हम उन्हीं की नीतियों द्वारा लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे और जो मुझसे बनेगा इंसानियत के नाते मैं वो आपके लिए ज़रूर करूँगा। आज हम यहाँ खड़े हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की टीम के साथ। ये गैस राहत कॉलोनी है, गैस पीड़ित हैं, सब गैस पीड़ित हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि यहाँ पर नरेला का विधायक विश्वास सारंग 3 बार से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद ये पूरे घर वाले 19 मकान सरकार द्वारा नगर निगम द्वारा तोड़ दिए गए हैं। कोई आने को सूद लेने को तैयार नहीं है। हमारा सरकार से ये कहना है कि अगर ये लोग, आपका ये कहना है कि कब्जाधारी हैं ये लोग, तो हमारा ये कहना है कि अगर कब्जाधारी हैं तो सरकार का एक नियम है कि कब्जाधारी हैं तो उन्हें कम से कम इनका कब्जा हटा के कहीं दूसरी जगह हटा के, अगर नई जगह दो, कम से कम उनको फ्लैट दो आप, या कुछ कोई जगह तो दो उनको। सरकार का जो रवैया है ये हिटलरशाही का रवैया है। एक सूदखोर भी होता है जो ब्याज का काम करता है, वो भी इंसान को 3 दिन का टाइम देके जाता है। सामान फेंक दिया पूरा। सरकार के नुमाइंदे आते हैं, नगर निगम के लोग आते हैं और गरीबों का सामान तोड़ दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। आज मजबूर हैं वो। ये हमारे भाई खड़े हैं, आपका क्या नाम है? शेख अंसार साहब है। इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ये पेजर डला हुआ है। देखिए बुजुर्ग महिलाएं, मैं भी फेफड़े का भी ऑपरेशन हुआ है मेरा, अभी 8 महीने भी नहीं हुए मेरे को। 7-8 किलो पानी निकला है मेरा। मैं भी घर से बेघर हूँ भाई, एक दूसरे के घर रह रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ तो अचानक ही आए थे, अचानक सबको लेके हम कमलनाथ के पास भी गए थे, लेकिन विगत 2 महीने से यहाँ पर लाइट भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अरे भाई सबसे पहले तो ये है कि इन जिन लोगों की क्षति छीन ली है वो पानी और बिजली का करेंगे क्या? इनके मासूम बच्चे जाएंगे कहाँ? हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर इनको स्थापित नहीं करते, पहले तो हम निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पर इन लोगों को लेकर धरना देंगे। और अगर इन लोगों के लिए जान भी देना पड़ी और लड़ाई भी करना पड़ी और झगड़ा भी करना पड़ा तो हम इनके साथ भाई। इतनी कड़क ठंड में बच्चे भी बाहर पड़े, हम लोग भी बाहर किराए के रजाई गद्दे आए हम लोगों के यहाँ, जब जाके हम लोग सोए।
जिस तरीके से ये बताया गया तो क्या करें। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, स्कूल खोलने का लेकर कहा गया है कि सीएम ने पिछले समय जब फैसला लिया था स्कूल बंद करने को लेकर कोरोना की स्थिति का अध्ययन किया था। स्वास्थ्य की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल बंद किए गए थे, जो आज तक स्कूल बंद है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अभी हमारी स्थिति हम क्या कर सकते हैं अवगत कराया है। सीएम को फैसला लेना है, सीएम इसको लेकर आज फैसला लेंगे, शाम को सूचना देंगे। बोर्ड परीक्षाओं की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख को हम आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, आगे की तारीख बढ़ाई जाएगी। पहली से 8वीं तक के बच्चों की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग फीडबैक दिया गया है। हमने बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी कर रखी है, और क्योंकि अभी 15-20 दिन महीने भर का जो समय विलम्ब हुआ है, पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसके संबंध में बोर्ड के साथ हमारी बैठक होकर के हम आगे की तिथि को तय करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो तारीख भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, ताकि कुछ तैयारी और विद्यार्थी कर ले, शिक्षकों के साथ ठीक से समन्वय बना करके, और जहाँ कोई विद्यार्थी को कठिनाई हो उतनी पढ़ाई का काम और पूरा करें। सर, आप लोगों ने बोर्ड परीक्षाओं की जो तारीख है वो आगे बढ़ रही है। बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। अभी बोर्ड के साथ बैठक होना है, उसमें हम फाइनल कौन सी तारीख से कर सकते हैं, क्या क्या व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है, उन सब पर विचार करने की अभी आवश्यकता। ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी? परीक्षाएं सभी ऑफलाइन होगी, 5वीं की भी, 8वीं की भी, 10वीं भी और 12वीं। मतलब परीक्षाएं कभी भी हो ऑफलाइन ही होगी? ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। नहीं, हमारा फीडबैक देखिए, हमारा फीडबैक पहली से 8वीं तक के बच्चों के अलग प्रकार का है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग प्रकार का है। अब कुल मिलाकर के सारा आकलन करने के बाद में निर्णय करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को। सर, सेकंड डोज को लेके अभियान चल रहा है 11 बच्चों, तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अलग कुछ व्यवस्था क्या है? नहीं, इसको सेकंड जो बच्चों को सेकंड डोज लगना है उसकी तैयारी भी है, और उसके लिए जैसे पिछली बार हमने जब बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, जब भी कई स्कूलों को हमने सेंटर बनाया था, अन्य स्थानों को सेंटर बनाया था, वैक्सीनेशन का काम किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। उसके लिए स्कूल भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, उसके लिए अन्य जगह भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। हम प्राथमिकता के साथ 18 से नीचे वाले बच्चों का वैक्सीनेशन का काम पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।